नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव में 11 नगर निगमों के लिए आज भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी पार्टी मुख्यालय में संकल्प पत्र को सार्वजनिक किया गया। उन्होंने कहा कि उत्तरायण हो गया है, ऐसे में शुभ काम होना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले हम यूसीसी लागू करने जा रहे हैं। 28 जनवरी को पीएम मोदी राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। वहीं 23 जनवरी को नगर निगम के चुनाव होंगे। हमें पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। बता दें कि संकल्प पत्र में एक प्रदेश स्तर का संकल्प पत्र है, वहीं 11 निगमों के लिए अलग अलग संकल्प पत्र भी जारी किए गए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं संकल्प पत्र जब बीजेपी ने जारी किया उसकी झलकियां। आपको बता दें कि उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव में 11 नगर निगमों के लिए आज भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी पार्टी मुख्यालय में संकल्प पत्र को सार्वजनिक किया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तरायण हो चुका है, ऐसे में अब शुभ कार्य होने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले हम यूसीसी लागू करने जा रहे हैं। 28 जनवरी को पीएम मोदी राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करेंगे। वहीं 23 जनवरी को नगर निगम के चुनाव होंगे। हमें पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। देहरादून की कैंट विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद नरेश बंसल, कैंट विधानसभा से बीजेपी विधायक सविता कपूर समेत कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम धामी ने नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं से जुड़ने की अपील की है। इस मौके पर देहरादून से मेयर पद के बीजेपी प्रत्याशी सौरभ थपलियाल भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि देहरादून की कैंट विधानसभा सीट में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। साथ ही में सांसद नरेश बंसल, कैंट विधानसभा से बीजेपी विधायक सविता कपूर समेत कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम धामी ने नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं से जुड़ने की अपील की है। इस मौके पर देहरादून के मेयर पद के बीजेपी प्रत्याशी सौरभ थपलियाल भी मौजूद रहे। इन तस्वीरों में आप झलकियां देख सकते हैं। देहरादून की कैंट विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है उसकी झलकियां आपके सामने। उत्तराखंड में निकाय चुनाव में स्टार प्रचारकों ने पूरे दमखम से अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर राजधानी देहरादून में भाजपा ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव में भाजपा सभी निकाय भारी बहुमत से जीतने जा रही है। उत्तराखंड में अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। देहरादून में पार्टी ने एक युवा को अपना प्रत्याशी बनाया है। देहरादून नगर निगम में भारी बहुमत से भाजपा मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल और पार्टी के वार्ड पार्षद भी भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। निकायों में गया हूँ, देख रहा हूँ, जा रहा हूँ, जिस प्रकार से लोगों की सहभागिता हो रही है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। कोई संदेह नहीं है कि उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। सभी निकायों में भारतीय जनता पार्टी को बड़े अंतर से यहाँ पर विजय मिलेगी। देहरादून में भी हमारी पार्टी ने एक नौजवान युवा को यहाँ के निगम के मेयर का प्रत्याशी बनाया है। उनके साथ वार्डों के जो मेंबर के प्रत्याशी हैं वो सारे के सारे तपे तपाए हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं और यहाँ भी हमको बड़ी जीत मिलेगी
और जो देहरादून को क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी बनाने का हमारा संकल्प है, वो संकल्प आगे बढ़ेगा। एक बड़ी जीत देहरादून में भी होगी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए 23 दिसंबर को आदर्श आचार संहिता लागू हुई थी, जिसका सख्ती से पालन कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने पुलिस विभाग और आबकारी विभाग की टीम की प्रदेश भर में तैनाती की थी, जिसके चलते आदर्श आचार संहिता लागू होने के 3 हफ्तों के भीतर 11 करोड़ से ज्यादा की 241 किलोग्राम 215 ग्राम नारकोटिक्स और 71 लाख रुपए से ज्यादा की शराब जब्त की जा चुकी है। सबसे ज्यादा जब्त उधम सिंह नगर में हुई है, जहां 5 करोड़ 84 लाख की नारकोटिक्स और शराब जब्त की गई है, जबकि दूसरे नंबर पर बागेश्वर है, जहां 31 लाख रुपए से ज्यादा की नारकोटिक्स और शराब पर जब्ती की कार्यवाही की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल गोयल का कहना है कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू करने के लिए टीमों को लगाया गया है और जो लोग प्रचार के दौरान अवैध गतिविधियों में और मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे और अन्य चीजों का लालच दे रहे हैं, उन पर नजर रखी जा रही है। अगर कोई इस तरह की अवैध गतिविधि में पकड़ा जाता है तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। इस बार आयोग द्वारा जो है एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए एक तंत्र विकसित किया गया था, जिसके अंतर्गत जो व्यय प्रेक्षक होते हैं, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स, इनकी भी तैनाती की गई थी और जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए थे कि वो जिला स्तर पर प्रशासन, पुलिस और आबकारी की टीमों का गठन करें। इसके अतिरिक्त जो है स्टेट हेडक्वार्टर पर भी जो है पुलिस विभाग को और आबकारी विभाग को निर्देश दिए गए थे कि स्टेट नोडल भी पुलिस और एक्साइज के वो लोग नॉमिनेट कर लें और रैंडम तरीके से भी जो है इसकी जांच और जो जब्ती इत्यादि की कार्रवाइयाँ होती हैं वो समय समय पर होती रहें, ताकि जो इलीगल एंड करप्ट प्रैक्टिसेस जो निर्वाचन के दौरान होती हैं उस पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी जुड़ गए हैं। सतीश, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है, तो उसको लेकर जगह जगह छापेमारी की जा रही है। जगह जगह जो है तो सभी जिलों में तैनात पुलिसकर्मियों और आबकारी विभाग के अधिकारी तैनात किए गए हैं। जिस तरीके से प्रदेश में इस समय चुनाव होते हैं और चुनाव के टाइम जो है ज्यादा करके लोग अवैध शराब, पैसा वगैरह इन चीजों को देने की बात करते हैं, तो उनको वोटरों को लुभाने की बात करते हैं, तो उसको लेकर लगातार जो है धरपकड़ चल रही है और लगभग 11 करोड़ अवैध शराब और नारकोटिक्स पकड़ा गया है। इस मामले में लगातार वो चुनाव आयोग का कहना है कि इस तरीके की जहां भी गतिविधियां देखी जा रही है वहां छापेमारी की जा रही है और इन लोगों को पकड़ा जा रहा है। लगातार अब 1 हफ्ता बाकी है और मेन जो है ये हफ्ता होता है, जो लास्ट के 3-4 दिन होते हैं उनमें खास करके फोकस रहता है कि किस तरीके की गतिविधियां हैं और क्या क्या हो रहा है। जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद सतीश। नगर पंचायत गूलर भोज के बीजेपी से बागी उम्मीदवार ने विधायक एवं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा से बागी उम्मीदवार सतीश चुग नगर पंचायत गूलर भोज अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में है। सतीश चुग चुनाव प्रचार के दौरान अपने समर्थकों के सामने प्रेस के समक्ष कहा है कि गूलर भोज नगर पंचायत पूर्व अध्यक्ष के द्वारा एक सभासद के भाई को नगर पंचायत में संविदा पर कार्य के नाम पर पैसा निकाला गया है, जबकि वहां व्यक्ति कभी भी नगर पंचायत में नहीं कार्य किया है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा ठेकेदारों से 37% रिश्वत लेकर कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने जिस आदमी को टिकट दिलाया वहां आदमी विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव और नगर पंचायत चुनाव के कांग्रेस का साथ दे रहा है। ठेकेदारी भी तो यहाँ के लोगों को दो। इन्होंने पैसे ले लेके बाहर के बाबू 5-5, 6-6 बिठा रखे अंदर नगर पंचायत में। बाहर के लोगों से 37% ठेकेदारों से कमीशन लिया। यहाँ के ठेकेदार बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं, इनको रोजगार क्यों नहीं दिया गया? मैं अगर चेयरमैन बना तो यहाँ के युवाओं को रोजगार दूंगा, यहाँ के ठेकेदारों को रोजगार दिया जाएगा। साफ सुथरा, बिना दलाली भ्रष्टाचार सब खत्म किया जाएगा और यहाँ पे साफ सुथरा काम किया जाएगा। और लेकिन हमारे नेताजी हमारी बात को दबा देते थे। हम पार्टी में बंधे हुए थे उस समय, हम विरोध नहीं कर, हमने कई बार विरोध किया, हमारी पटरी इनसे नहीं खाती थी। अब इन्होंने देखो क्या किया। ये देखो वार्ड नंबर 1 का सभासद रमेश सागर है,
उसको घर बैठे उसके भाई को हर महीने 12,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं। गुलेभोज की जनता से आप पूछ लो, कभी उसने नगर पंचायत में कभी कदम भी नहीं रखा, ना काम किया, कोई काम नहीं करता, और हर महीने जो है 12,000 रुपये तनख्वाह ले रहा। किस बात की तनख्वाह ले रहा है साहब? ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? बताओ। आपको बता दें कि नगर पंचायत गुलरभोज के बीजेपी से बागी उम्मीदवार ने विधायक एवं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। भाजपा से बागी उम्मीदवार सतीश चुग नगर पंचायत गुलरभोज अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय रूप से अब चुनाव मैदान में है। सतीश चुग चुनाव प्रचार के दौरान अपने समर्थकों के सामने प्रेस के समक्ष कह रहे हैं कि गुलरभोज नगर पंचायत पूर्व अध्यक्ष के द्वारा एक सभासद के भाई को नगर पंचायत में संविदा पर कार्य के नाम पर पैसा निकाला गया है, जबकि वहां व्यक्ति कभी भी नगर पंचायत में नहीं कार्य करता था। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा ठेकेदारों से 37% रिश्वत लेकर कार्य किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने जिस आदमी को टिकट दिलाया वह आदमी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेस का साथ दे रहा था। हमारे साथ संवाददाता काजल राय जुड़ गए हैं। काजल जी, चुग के आरोपों में आखिर कितना दम है सतीश चुग के आरोपों में, और क्या इस पर कोई भाजपा की तरफ से प्रतिक्रिया भी आ रही है? माधवी, बताना चाहूंगा कि उधम सिंह नगर जो जिला है इसमें जो है गुलरभोज जो है हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पे पूर्व कैबिनेट मंत्री वर्तमान का जो विधायक है अरविंद पांडे का गृह क्षेत्र है। तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है। कांग्रेस, बीजेपी और जो है बागी उम्मीदवार ये जो सतीश चुग है, ये तीनों का जो है बराबरी का टक्कर चल रहे हैं। तो इसमें एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप तो लगातार जारी है। सतीश चुग का कहना है कि नगर पंचायत जब बना तो उसमें एक कर्मचारी जो वेतन ले रहे हैं लेकिन वो आते नहीं है। दूसरा, विधायक के ऊपर एक आरोप ये लगाया कि जिसको टिकट दिलवाया गया तो वो जो है पहले से बीजेपी के लिए कभी काम नहीं किया, कांग्रेस का हमेशा काम करते रहते थे। तो ये सब आरोप लगातार जारी है। जी माधुरी, अरविंद पांडे की तरफ से क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया आ रही है? अरविंद पांडे जो क्षेत्रीय विधायक है उनका कहना है कि ये सब निराधार है, चुनाव के दौर पे ये सब चलता रहता है। जी माधुरी जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद काजल। पौड़ी बस हादसे में अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उत्तराखंड कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था और मृतकों के परिजनों को दी जाने वाली मुआवजा राशि पर सवाल उठाए हैं। गोदियाल ने कहा कि 25 दिसंबर को राज्य के नैनीताल जिले में हुए बस हादसे में मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी गई है, जबकि पौड़ी बस हादसे में सीएम के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से ये जानकारी मिली है कि मृतकों के परिजनों को सिर्फ 4 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने की घोषणा की गई है, जो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। गोदियाल ने मांग की है कि मुआवजा राशि की ये अलग अलग पैमाने बदले जाने चाहिए, अन्यथा लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा उच्च स्तरीय एक समिति की बैठक की गई और उसमें जो हमारे डॉक्टर्स थे उन्हें ये निर्देशित किया गया कि जल्दी से जल्दी यहाँ ज्वाइनिंग की जानी है। इसके अतिरिक्त ये प्रेस ब्रीफ इसीलिए रखी गई है क्योंकि अभी हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स का नंबर है वो 19 डॉक्टर्स यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें 18 लोगों ने ज्वाइन ऑलरेडी कर लिया है और उसके अलावा भी 4 से 5 डॉक्टर अभी और फर्दर ज्वाइन करने वाले हैं। नर्सिंग स्टाफ और दूसरी जो भी चीजें हैं वो भी पूरी तरीके से इंटैक्ट है और मेरे द्वारा एसडीएम और सीएमओ की कमेटी बनाई जा रही है जिसमें वो चेकलिस्ट के माध्यम से जहाँ पे भी जो कमियां हैं उनको तत्काल दूर कराए जाने के लिए अपने सुझाव भी देगी। और जो परसों की माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देशित किया गया तो इस क्रम में परसों की घटना में जो लापरवाही किसी अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा की गई तो उसकी जांच के लिए सीडीओ एवं एडीएम के स्तर की एक जांच कमेटी बनाई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आज दिन में भी कह चुका हूं कि आपका पौड़ी का हॉस्पिटल सिर्फ रेफर सेंटर बनकर रह गया है। आप जिलाधिकारी को किस रूप में निर्देश दे रहे हैं कि समुचित इलाज किया जाए, कैसे समुचित इलाज किया जाए। दूसरी बात, बहुत गंभीर बात ये पता चली है आपके इन्हीं ऑफिशियल हैंडल से 25 दिसंबर को इसी प्रदेश के अन्य भाग में, मैं इलाके का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि मैं कोई राज्य में कोई कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं करना चाहता, लेकिन इसी राज्य के दूसरे इलाके में एक बस दुर्घटना हुई 25 दिसंबर को
और उसमें आपने आपके ही आधिकारिक हैंडल से, सरकारी ऑफिशियल हैंडल से ये जानकारी पता चली जो आपने साझा की कि मृतकों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जिला मुख्यालय पौड़ी में बीते रविवार को हुए बस हादसे के बाद 4 और विशेषज्ञ चिकित्सकों को जिला अस्पताल पौड़ी में तैनात किया गया है। अब जिला अस्पताल में चिकित्सकों की संख्या बढ़ाकर 19 हो चुकी है। इन चिकित्सकों को रोटेशन के आधार पर तैनात किया गया है। वहीं एक पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी जिला अस्पताल के लिए तैनात किए गए 10 स्थायी विशेषज्ञ चिकित्सकों के साक्ष्य केवल 2 चिकित्सकों ने ही ज्वाइनिंग दी है। डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने मीडिया कर्मियों से बातचीत कर बताया कि जिला अस्पताल पौड़ी में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अपडेट करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अस्पताल में रोटेशन के आधार पर 19 चिकित्सकों को तैनात किया गया है, जिसमें हरिद्वार में तैनात बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र सर्जन और रेडियोलॉजिस्ट शामिल है। बागेश्वर में हर वर्ष मकर संक्रांति के दिन ऐतिहासिक कुली बेगार आंदोलन की याद में लगाए जाने वाले राजनीतिक पंडालों को इस वर्ष बागेश्वर प्रशासन द्वारा आचार संहिता का हवाला देकर राजनीतिक पंडालों में पाबंदी लगाई गई थी। बागेश्वर में मकर संक्रांति के दिन लगने वाले ऐतिहासिक राजनीतिक पंडाल कुली बेगार आंदोलन में बागेश्वर के लोगों की हुई जीत के हस्ताक्षर के रूप में इतिहास में दर्ज है। कुली बेगार आंदोलन की सफलता के बाद महात्मा गांधी भी बागेश्वर आए थे। समय के साथ राजनीतिक पंडालों के रूप में हर वर्ष सरयू बगड़ में अपनी अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम राजनीतिक पंडालों के माध्यम से होता था। बागेश्वर के जिलाधिकारी आशीष भटगई द्वारा आचार संहिता का हवाला देकर ऐतिहासिक राजनीतिक पंडालों पर लगाई गई रोक का बागेश्वर जिले के आंदोलनकारी और वकीलों और समाजसेवी लोगों ने विरोध किया है और शासन से डीएम बागेश्वर आशीष भटगई का बागेश्वर से तबादला करने की अपील की है। ऐतिहासिक मेले में, ऐसे धार्मिक मेले में यहाँ पर लगातार बड़ी बड़ी सभाएं राजनीतिक दलों की हुआ करती थी, एक दूसरे के सवाल जवाब होते थे। लेकिन आज प्रशासन द्वारा केवल एक नगर पालिका के आचार संहिता की बात कहकर लोगों को यहाँ पर अपनी सभाएं करने से जो रोकने का आदेश दिया है, इसको हम तुगलकी फरमान करते हैं और इसकी घोर निंदा करते हैं। शासन प्रशासन से हम ये कहते हैं कि बागेश्वर में जब तक ये सरयू नदी और गोमती नदी का जल प्रवाहित होता रहेगा तब तक यहाँ के क्रांतिकारी प्रथा रुकेगी नहीं, हम झुकेंगे नहीं। विकासनगर क्षेत्र में तहसील प्रशासन की टीम, नेशनल हाईवे की टीम द्वारा पोंटा साहिब से बल्लूपुर तक बन रहे हाईवे पर हुए अतिक्रमण पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई। विकासनगर एसडीएम विनोद कुमार द्वारा बताया गया कि बीते कुछ दिनों से नेशनल हाईवे के काम में कुछ जगह रुकावटें आ रही थी, जिसके चलते सीओ विकासनगर भास्कर लाल शाह, नेशनल हाईवे की टीम, विकासनगर तहसील प्रशासन की टीम ने शेरपुर गांव, कुल्हाड़ और बद्रीपुर गांव में हाईवे के काम में बन रहे रुकावट निर्माण को ध्वस्त किया गया है। इसी बीच शासन प्रशासन को लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके बाद टीम ने लोगों को समझा बुझाकर कार्यवाही को आगे बढ़ाया। अभी जो ये बल्लूपुर से पोंटा साहिब के लिए जो हाईवे का निर्माण चल रहा है, उसमें कोई टेक्निकल दिक्कत आ रही थी कि कुछ जगहों पे काम रुक गया था। उसमें अभी हमारी पूरी टीम के द्वारा, सीओ साहब और हमारे द्वारा और एनएचआई की टीम के द्वारा मौका मुआयना किया गया है। लोगों को समझा बुझा के जहाँ जहाँ पे दिक्कतें थी उसको दूर किया जा रहा है। मेदिनीपुर में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की रही है, फिलहाल में भी, और यहाँ जो अंडरपास का काम रुका हुआ था तो लोगों के सहयोग से आगे बढ़ाया। सर, कहीं विरोध भी देखने को मिला है लोगों का? नहीं, लोगों के द्वारा अपनी बातें रखी गई है, लेकिन जो नेशनल हाईवे बन रहा है लोगों की सुविधाओं के लिए ही बन रहा है, उसको समझाते हुए उस काम को आगे बढ़ाया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।